मंच पर बैठे हुए हमारे प्रभारी महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वाराणसी से गठबंधन के प्रत्याशी भाई अजय राय जी, मेरे सहयोगी एआईसीसी से यहाँ पर मीडिया संभालने की एक मजबूत जिम्मेदारी निभा रहे भाई अभय दुबे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री सीपी राय जी और मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सहयोगी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री पांडे जी और यहाँ तमाम सहयोगी, पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और शिव सत्य शाश्वत है, शिव अविनाशी। आपका भी नाम अविनाश है, शिव अविनाशी। हमारे धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को कहा गया है। लेकिन आज 6 चरण के चुनाव के बाद जब हार सामने दिख रही है तो इस देश के प्रधानमंत्री और आपके सांसद जिनकी जल्दी ही विदाई होने वाली है, उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ ईश्वर का दूत, ना सिर्फ दैवी शक्तियों से अभिभूत, पर अविनाशी भी बोल डाला है। मेरा अपना मानना है कि हार का बेहद गहरा असर मोदी जी पर हुआ है। मुझे चिंता है कि आगामी हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं और ये मानसिक और नैतिक दिवालियापन की एक बड़ी निशानी दिखा रहा है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ और उसके बाद आपके सवाल जवाब हम लोग लेंगे। 2024 का चुनाव हर 5 साल पे होने वाला निर्वाचन का वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम लाइन से लग जाते हैं, वोट दे देते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी की सरकार बन जाती है। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी या चंद पूंजीपतियों के लिए नीति निर्धारण होगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश का लोकतंत्र सशक्त रहेगा, परिपक्व रहेगा, जीवित रहेगा या तानाशाह की मनमर्जी के आगे दम तोड़ देगा। और इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र, ये चुनाव इस देश के संविधान की रक्षा, ये चुनाव आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से गठबंधन लड़ रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम। मैं जरूर इस बात को कहना चाहती हूँ, 10 साल प्रचंड बहुमत दिया, काशी से सांसद भी चुना, आपने प्रधानमंत्री भेजा इस देश में, इतनी मोहब्बत, इतना प्रचंड बहुमत, लेकिन 10 साल बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने थे और काम पर नाम मांगते तो देश के प्रधानमंत्री उन जरूर बातें कर रहे हैं, क्योंकि असलियत यह है कि काम भेले का क्या नहीं है, मिल बेटा सन्नाटा काम पर है, आगे की रणनीति पता नहीं है। पहले चरण में मोदी जी को मीट, मुर्गा, मछली, मुस्लिम लीग याद आ गया। दूसरा चरण आते आते वो महिलाओं और देहताओं के मंगलसूत्र और भैंस पर पहुंच गए। तीसरा चरण आते आते अपनी आंखों की पुतली, अपने कलेजे के टुकड़े, अपने सबसे अजीज अंबानी और अडानी के लिए कहने लगे कि बोरों में भर भर कर, टेंटों में लाद लाद कर वो काला धन बांट रहे हैं। चौथा चरण आते आते मोदी जी ने अपने आप को स्वयंभू ईश्वर का दूत, दैवीय शक्तियों से अभिभूत घोषित कर दिया। उनका कहना है वो बायोलॉजिकल ही नहीं है। पांचवा चरण आते आते मोदी जी कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो वो आपके बैंक खाते बंद करके पैसे ले लेंगे, बिजली का कनेक्शन काट करके अंधेरा कर देंगे। हो सकता है अपनी अगली स्पीच में बनारस में मोदी जी कहे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मटर पनीर की आपकी सब्जी से पनीर गायब कर देंगे। हो सकता है वो कहे कि आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच चुरा लेंगे, आपके बच्चों का बैग चुरा के भाग जाएंगे, आपके घर की बेल बजा के भाग जाएंगे। कि क्या लेवल ले आए हैं मोदी जी। और असलियत यह है कि छठा चरण आते आते इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो किसी राजनेता ने इससे पहले नहीं किया था। अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चालें चल रहे मोदी जी घिनौनी गंदी राजनीति के ऊपर आए और मुजरा शब्द का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से एक बार नहीं बार बार किया। क्या हम नहीं जानते कि मुजरा औरत विशेष के लिए होता है? क्या हम नहीं जानते कि आधी आबादी का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है? किस स्तर पे मोदी जी ले आए हैं?
हार जीत चुनाव में होती है। मंच से हम एक दूसरे की कटु आलोचना करते हैं, पीछे प्रहार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन मुजरा शब्द किसी राजनेता ने इसका प्रयोग नहीं किया और इस देश का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या काशी की जनता, क्या आपकी संस्कृति, क्या भारतीय संस्कृति इसकी परमिशन देती है, इसकी आजादी देती है? क्या भारतीय संस्कृति को ये कबूल है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, बाबा विश्वनाथ की नगरी का सांसद मुजरा शब्द का प्रयोग मंच से करे? ये सवाल काशी की जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह आधी आबादी का अपमान है। और मैं चाहती हूं कि आधी आबादी ऐसा सबक सिखाए नरेंद्र मोदी को कि उनको याद रहे कि आधी आबादी के बिना जिस धर्म की बात करते हैं उस सनातन धर्म में महिला को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वहां पर आप मुजरा शब्द का एक बार नहीं 3-3 बार अपनी स्पीच में प्रयोग कर रहे हैं। ये दिखाता है किस हद तक मोदी जी बौखला गए, क्योंकि उनका मीडिया, उनका चरण चुंबक मीडिया, उनके तंत्र, उनकी एजेंसी, उनका धनबल भी उनको ये चुनाव नहीं जिता पा रहा है। पहले मोदी जी आते थे, काशी में नॉमिनेशन करके चले जाते थे, फिर अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेते थे। आज मोदी जी 4-4, 5-5 बार आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गठबंधन ताकत से लड़ रहा है। अजय राय जी नकार के बोल रहे हैं काशी का विकास क्या हुआ, उसका जवाब अभी अविनाश पांडे जी ने आपको पूरा विस्तृत बताया। मां गंगा में एफिडेविट देकर हाईकोर्ट में सरकार ने बताया है 40% नालियां मां गंगा में बह रही है, मृत गाय मां गंगा में बह रही है। क्या हुआ है काशी का? काशी को क्योटो बनाने का सपना था, काशी को वेनिस बना डाला। बारिश होती है, सारी सड़कें भर जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये वेनिस है, क्योटो से बहुत दूर है। लेकिन मोदी जी की ज्यादा बात ना करके मैं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र की 2 मिनट चर्चा जरूर करना चाहता हूँ। ये 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द है और इसमें भविष्य का खाका है। इसमें उस भारत की नींव रखने की बात है जहां पर युवाओं की, महिलाओं की, श्रमिकों की, किसानों की, हाशिए पर पड़े लोगों की बात सुनी जाएगी। इसमें पूरी तरह से हम डंके की चोट पर कहते हैं, और ये हमने घर पर बैठकर, कमरे में 1.5 लोगों ने बैठकर अडानी की चिट्ठी पर नहीं बनाया है। ये घोषणा पत्र, ये न्याय पत्र राहुल गांधी जी ने सितंबर 7 तारीख 2022 को जब चलना शुरू किया, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर उम्र से मिले। उनकी आशंकाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके न्याय का ये लेखा जोखा है। मणिपुर से मुंबई, हाँ वही मणिपुर जो 1 साल से चल रहा है, लेकिन 56 इंच की चूहे कलेजे वाला प्रधानमंत्री वहां पर एक बार नहीं जा पाया है। वहां से जब उन्होंने यात्रा करी, जब लोगों ने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, उसका लेखा जोखा ये 48 पन्ने हैं और इसके 5 स्तंभ हैं। और इन 5 स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात है। मैं युवा न्याय से बात शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने तुगलकी फरमानों के द्वारा इस देश के ऊपर थोपी। बेरोजगारी का समाधान है, महंगाई का समाधान है, आर्थिक असमानता का समाधान है, असुरक्षित महिला का समाधान है, बदहाल किसान का समाधान है और मजबूर मजदूर का समाधान है। मैं संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ युवा न्याय। 65% उस देश की आबादी 35 वर्ष से उम्र में कम है। जहां पत्थर फेंको वहां से एक ही आवाज आएगी, रोजगार दो, नौकरी दो, रोजगार पे चर्चा करो। 2.5 महीने का चुनाव, मोदी जी के मुंह से एक ही शब्द नहीं निकला और वो है रोजगार। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं। हमने वचन दिया है लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त 2024 से हम फटाफट लोगों को रोजगार देना शुरू करेंगे और बिल्कुल फटाफट लोगों को रोजगार देंगे, जिससे लोगों को 30 लाख लोगों को सरकारी पद जो खाली पड़े हैं वो भरे जा सके। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को हम पूरी तरह से 1 साल का स्टाइपेंड देंगे, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो सके। 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपए महीना। हम अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करेंगे और जिस तरह से सेना में पहले नियुक्ति होती थी उसको बहाल करेंगे, क्योंकि सेना का एक काम है जो ठेके पर नहीं हो सकता है। 73 साल का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आपसे 5 साल हर होर्डिंग पे झांक झांक के मांग रहा है, लेकिन 24 साल के युवा को कहता है तुम रिटायर होकर घर चले जाओ। वो युवा तपते हुए रेगिस्तान में युवा हाड़ कांपती हुई सियाचिन पे सरहद पे खड़े होकर हमारे भूभाग की अखंडता की रक्षा करता है। उस युवा से कहता है तुम 24 साल में घर चले जाओ, तो जी नहीं, 24 साल में अग्निवीर खत्म करेंगे हम, ये अन्याय खत्म होगा और फिर से जैसे हम लोग नौकरी देते थे सेना में, नौकरी दी जाएगी। मैं उसके बाद एक मिनट बात पेपर लीक पर जरूर करना चाहती हूँ। जब राहुल जी चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पेपर लीक एक इतना बड़ा मुद्दा है कि बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप रात की एक रोटी कम खाते हैं, राजन मूली की तरह रेलवे में, बस में लड़के लड़कियां भर कर जाते हैं, पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। वो निराश हो जाते हैं, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है कि हम पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाएंगे कि लोगों की हाथ कांप जाए और दिसंबर 2023 तक के एजुकेशन लोन भी हम माफ करेंगे। मैं आधी आबादी की पूरी बात करना चाहता हूँ। आधी आबादी को जितना सुरक्षित मोदी जी ने रखा उतना किसी ने नहीं रखा। मातृशक्ति के नाम पर वोट वो प्रधानमंत्री मांग रहा है जिसका मुंह आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप पर नहीं खुलता है, और आईआईटी बीएचयू के वो गैंग रेपिस्ट बीजेपी की आईटी सेल के मेंबर है, चाहे वो सक्षम पटेल हो, चाहे वो कुणाल पांडे हो, चाहे वो आनंद चौहान हो। मुंह नहीं खुलता उनका हाथरस की गुड़िया की दर्दनाक मौत पर, मुंह नहीं खुलता अंकिता भंडारी पर, मुंह नहीं खुलता उन्नाव पर, मुंह नहीं खुलता लखीमपुर के चीरहरण पर, मुंह नहीं खुलता बिल्किस बानो के लिए, मुंह नहीं खुलता इस देश की उन बेटियों के लिए जब वो मेडल लाते तो मोदी जी हाथ दिखा में जाते हैं, और जब वो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो उनके आरोपी के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हम न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समृद्ध और स्वावलंबी बनाने की भी बात कर रहे हैं। गरीब महिलाओं के खाते में, और मैं वही शब्द का प्रयोग करूंगी जो मेरे नेता करते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। जब 1 लाख रुपए सालाना जाएगा, 8500 रुपए महीने का जाएगा, तो महिलाएं समृद्ध होंगी, स्वावलंबी होंगी, संबल होंगी, परिवारों की ज्यादा बेहतर बढ़ोतरी होगी और महिलाएं सशक्त बनेंगी। हमारा वादा है कि नई सरकारी नौकरियों में हम आधी नौकरी लड़कियों के लिए आरक्षित करेंगे। मैं अगली बात करना चाहती हूँ किसान की। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हम सब कहीं ना कहीं या तो किसानों के बच्चे हैं या किसानी से ताल्लुक रखते हैं। किसानों के साथ जितना दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया पहले कभी नहीं हुआ। और किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी तो मांग रहा है। किसान एमएसपी मांग रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उसके लिए सड़कें खुदवा दी जाती है, किले गड़वा दी जाती है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है, और काशी का सांसद और इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी बने। इसलिए हम वादा करते हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जो खाद, बीज, कीटनाशक, खेती के उपक्रम पे जीएसटी पड़ता है उससे मुक्त करेंगे। और यही नहीं, हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं, किसानों का माफ करेंगे। पहले भी किया है, दोबारा से करके दिखाएंगे। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमने आपने सबने देखा है कि कैसे जो श्रमिक इस देश को बनाते हैं, इस देश की बुनियाद है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतों को गढ़ते हैं, इस देश के सपनों को बुनते हैं, उन श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा मानना है कि मनरेगा में हमने ग्रामीण भारत की तस्वीर और तस्वीर बदली थी। उस मनरेगा में मानदेय बढ़ के अब 400 रुपए प्रति दिन का होने जा रहा है। गिग इकोनॉमी, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला टाइप के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून बनेगा। इस देश में 25 लाख रुपए की एक हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं, जिसमें टेस्टिंग, दवाई और ट्रीटमेंट होगा। ऐसा हमने राजस्थान में करके दिखाया था, हम दोबारा से करेंगे। और यही नहीं, इस देश के लोगों के लिए गरीबी की जो खाई मोदी जी ने बनाई है, जो 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, जहां पर अडानी दिन के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है और किसान 27 रुपए कमा रहा है, वो देश जहां पर चकाचौंध G20 होता है, मोदी जी अपनी छवि सुधारते हैं, लेकिन गरीब के घर के आगे पर्दा लगाना पड़ता है, दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिस पर 20% आबादी को आपने 46 रुपए रोज पर रहने को मजबूर कर दिया है। उस आबादी के लिए हम 5 किलो नहीं
10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का भला हो, कांग्रेस की सरकार ने कानून लाई थी, उसी के अंतर्गत ये अनाज मिल रहा है, लेकिन हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। और ये सारी योजनाएं हम कर्नाटक में, हम तेलंगाना में, हम हिमाचल में अपनी सरकारों में चला रहे हैं। ये कोई चांद तारे तोड़ने वाली बात नहीं। और अंत में मैं बस बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय की। और हिस्सेदारी न्याय की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और यहाँ तक कि गरीब सामान्य वर्ग भी आज हाशिए पर है। आज सो कॉल्ड अपर कास्ट का जो गरीब है उसके लिए कोई नीति निर्माण नहीं हो रहा है, उसके बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है, उसकी कोई टहल नहीं जा रही है। एक दलित को उसके, अगर वो अपने मन से वोट देता है बरेली में, तो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी उसको पीट रहे हैं। एक आदिवासी के सर पर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है। तो हाशिए पर रह रहे इन लोगों को अगर मुख्य धारा में लाना है वो तभी होगा जब इस देश का एक्सरे होगा। अगर आपके पैर में चोट लग जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर ये सुनिश्चित करने से पहले कि प्लास्टर लगेगा, गर्म पानी या ठंडे पानी से सेक होगी या फिर बैंडेज बनेगा, यह भाव या आगे मौसम बदलता हुआ और तेजी से नजर आया। और कल के जो हमारा जो 6वां चरण था, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से सब अपने घरों की बेड़ियों को छोड़कर और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे हमारे MSCB के साथी हो, चाहे जिस नारे को देकर अगर मैं देखूं तो देश की युवा वर्ग को जहां पर 20 करोड़ नौकरी देने का वादा जिस आदरणीय मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 वर्ष के हिसाब से 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, आज देश के अंदर में बेरोजगारी का हाल ये है कि अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो इस देश का 82% उसमें से युवा है जो आज अपने आप को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने आप को बेरोजगार बताया गया है। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये ILO की रिपोर्ट है। साथ ही साथ जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर छू रही है, इन सभी विषयों को लेकर जिस आशा और उम्मीद के साथ देश के किसानों को वादा किया गया था, इस सब का नतीजा ये हुआ कि इन 10 वर्षों की हताशा के बाद जिन 80 लोकसभा क्षेत्रों में मैं घूमा हूं, जिन 80 लोकसभा के क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों से, वहां के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के प्रमुख जो हमारे पदाधिकारी, उनके साथ जो चर्चा किया हूं, वो एक चीज स्पष्ट बतलाती है कि ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहना मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक वातावरण काफी तेजी से बदला है और एक आत्मविश्वास के साथ आज का लोकसभा का चुनाव इस देश की जनता लड़ रही है। इस बदलाव की आंधी में निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व, जिस नेतृत्व के सहारे पूरे देश में एक त्याग तपस्या की एक प्रतिमा के रूप में माननीय राहुल गांधी जी ने जो 10,700 किलोमीटर की यात्रा की, और जैसा कि मैंने कहा कि देश के लोगों के बीच में, युवकों के बीच में, किसानों के बीच में, रोजगार कर्मचारियों के बीच में, स्टेशन में काम कर रहे कुलियों के बीच में, हर वर्ग को एक आशा और उम्मीद में नहीं बल्कि एक विश्वास आज उनके मन में जगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार का प्रचार जहां जहां भी वे जा रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों में एक एनर्जी, एक उत्साह, एक जोश का संचारण, एक आत्मविश्वास जो उनके चेहरों पर दिखता है, वो निश्चित रूप से एक बदलाव का ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर में जो डबल इंजन सरकार, उसके प्रतिकार के रूप में इस चुनावी रण में देश, प्रदेश में और देश में एक भारी बदलाव होने जा रहा है, ये हम सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं। इन 80 लोकसभा क्षेत्रों के इस दौरे के दौरान मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित नेताओं का, हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटियों का, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का, और विशेष रूप से समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान पार्टी, किसान यूनियन
इन सभी प्रमुख दलों का, कम्युनिस्ट पार्टी का इस सभी जगहों पे जिस प्रकार का प्रतिसाद, जिस प्रकार का समर्थन और जिस प्रकार से एकजुटता था, समन्वय, बेहतर समन्वय के साथ में मुझे हर जगह बेहतर देखने मिला, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश के जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल हैं, उन्होंने इन 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र का और जिस प्रकार से देश के संविधान के मूल्यों का हनन हुआ है और जिस प्रकार से आने वाले समय में इस देश के संविधान को बदलने की बात माननीय मोदी जी, उनके माननीय मंत्री और देश के प्रदेश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश की जनता इस बदलाव को कतई नहीं चाहती और इसलिए ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए और संविधान को बदलने वाले इन दो विचारों के बीच में ये चुनाव इस देश के में लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र को खत्म करने वाली दो ताकतों के बीच में। और गठबंधन विशेष रूप से आज माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक जो नई ऊंचाइयों पर पहुंचकर और लोगों के बीच में एक नया विश्वास बनकर जगा है। मुझे विश्वास है कि बनारस में जिस नारे को लेकर माननीय मोदी जी यहाँ पर आए थे कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, आज 20,000 करोड़ रुपए के खर्च होने के बावजूद भी कहा गया था कि इस देश का, इस गंगा का जल आचमनी के लायक होगा, लेकिन जिस प्रकार की दुर्दशा आज पूरे बनारस में गंगा की सफाई को लेकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमें देखने मिलता है, जो भी यहाँ पर प्रदूषण को हटाने के लिए जो भी मशीनरीज लगाई गई, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं को आपने देखा होगा किस प्रकार से अनेक प्रकार के वीडियोज आपको देखने मिलेंगे। पिछले दिनों गंगा के प्रदूषण को लेकर और विशेष रूप से कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार की हालत गंगा मैया की हुई, मैं समझता हूँ कि माँ गंगा माँ भी इस चीज को देखकर पछतावा महसूस कर रही है और शर्मसार महसूस कर रही है। प्रदेश के अंदर और विशेष रूप से कल का मैं आपको अनुभव बताऊंगा कि इस दौरान प्रदेश में मैं जहां भी गया, चाहे किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, हमारी पीड़ित मातृशक्ति हो, हर वर्ग बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ ये बदलाव चाहता है। कल मैं यहाँ के हमारे बुनकर भाइयों के साथ बैठा था, हमारे MSME के सदस्यों के साथ बैठा था, छोटे व्यापारियों के साथ चर्चा की। जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार का बोझ, चाहे GST का हो या सरकारी महकमे का अलग अलग जगह से उन पर दबाव, आज उनको अपना धंधा व्यापार तो छोड़ दीजिए, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। MSME के लोग जिस प्रकार से GST का दुरुपयोग कर उनके ऊपर दबाव लाया जा रहा है, वो अपने आप में बतलाता है कि आने वाले दिनों में बनारस और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी MSME के व्यापारी हैं, उन्हें अपना व्यापार बंद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। आज बनारस बाबा के दरबार में और वहां से जब मुझे अपने आने को लोगों से मुलाकात हुई, एक चीज यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति जिस प्रकार से लोगों के बीच बुलाई जा रही है और बाहरी लोग आकर यहाँ के स्थानीय लोगों को हटाकर जिस प्रकार से यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज बनारस का चुनाव विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के यहाँ के हमारे स्थानीय रहवासी लोगों के बीच में और बाहरी लोगों के बीच का संघर्ष है। और निश्चित रूप से बनारस की हमारी जो सांस्कृतिक जनता है, जो यहाँ का हमारे परिवार है, जो सदियों से यहाँ के संस्कारों को, संस्कृति को, परंपराओं को आज जीवित रखा हुआ है, निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद जितने बाहरी लोग हैं उन्हें भगाकर यहाँ फिर एक बार लोग स्वतंत्र रूप से आजादी के साथ बाबा के दरबार में दर्शन देते हुए जितने भी देश विदेश के जितने भी लोग हैं, पुनः एक बार उनको हमारी संस्कृति से उसके सही दर्शन और यहाँ की अनुभूति कराएं। आप सब लोगों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अनेक विषय हैं जो भाई आदरणीय जी आपके साथ विस्तार से कहेंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि 80 लोकसभा चुनाव के दौरान जो समन्वय सभी विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया हुआ है, उसकी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में इस देश में, जिस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी और विशेष रूप से माननीय प्रियंका जी की 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि रोड शो में जो प्रतिसाद, जो उत्साह जनता के बीच में आपको देखने मिला,
निश्चित रूप से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका पूरी जनता का। और परसों 28 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी कल 28 तारीख को राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की एक संयुक्त महारैली, जो कि परिवर्तन महारैली की महासभा का आयोजन बनारस में किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस रैली में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ने जा रहा है। प्रिय पत्रकार साथियों, बाबा विश्वनाथ की वाराणसी की अलौकिक भूमि पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय राय जी के मुख्य चुनाव कार्यालय पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सब आज अभिभूत हैं कि हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी हैं। इस देश की मुखर आवाज उदय नेत्री सुप्रिया शिवनेट जी है और इस देश में इतिहास की नई इबारत को स्वर्णिम अक्षरों में रचने जा रहे वाराणसी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। मैं आदरणीय अविनाश पांडे जी से आप लोग मुखातिब हों उससे पहले कहना चाहता हूं कि अविनाश पांडे जी ने एक अंधक योद्धा की तरह उत्तर प्रदेश में 7,000 किलोमीटर की अनवरत यात्रा करके 80 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के दलों का एक ऐसा समन्वय स्थापित किया है जिससे आज समूचे उत्तर प्रदेश जो कि देश की सत्ता का मार्ग प्रशस्त करता है, एक जो वातावरण बना जिसमें समूचे उत्तर प्रदेश और देश में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर जीतने जा रहे हैं, उसके ऐसे कर्णधार अविनाश पांडे जी हमारे विषय में उनसे अनुरोध करता हूँ पहले कि वो आप लोगों नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, वाराणसी लोकसभा के हमारे गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अजय राय जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख आदरणीय सुप्रिया शिवनेट जी, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मीडिया का पूरा संचालन विशेष रूप से पिछले 2 माह से संचालित कर रहे सम्माननीय अभय दुबे जी, मीडिया डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के हमारे सम्माननीय प्रमुख डॉक्टर जी राय जी, मंचासीन उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय पदाधिकारी, उपस्थित मेरे सभी साथियों और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित मेरे सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि भाई अभय दुबे जी ने कहा, पिछले 40 दिनों से उत्तर प्रदेश में करीबन 7,000 किलोमीटर की यात्रा कर इंडिया गठबंधन के तहत देश के जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल लोग एकत्र आकर पिछले 10 वर्षों के मोदी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरोध में जो एकजुट होकर इस लोकसभा चुनाव में उस कुशासन के विरोध में और साथ ही साथ पूरे देश में एक राजनीति की नई अलग माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जहां उन्होंने 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा कर देश के जन सामान्य लोगों के मनों को छूकर उनकी तकलीफें, उनकी भावनाएं और आज जिस प्रकार के आतंक में, डर के माहौल में वो जी रहे थे, उनके बीच एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास हासिल कर देश में एक राजनीति को एक नई सोच उन्होंने प्रदान की।
और उसके फलस्वरूप गठबंधन में जहां प्रदेश देश के प्रमुख सभी राजनीतिक दलों ने एकत्र आकर और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के इन 10 वर्षों के कुशासन के चलते देश के लोग जिस प्रकार से अपने आप को हताहत और ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके बीच एक आशा और उम्मीद के साथ साथ एक विश्वास, बदलाव का विश्वास, और इस बदलाव की भावना को लेकर आज पूरा देश निकलकर कि जाके स्टिकर लगाओ, जाके बैनर लगाओ, गाड़ी ले आओ, वहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, केवल सब कुछ गुजराती कर रहा है। तो हमारा यही है मतलब कि जब आपके घर का सब कुछ यहाँ मौजूद हो, आपके परिवार का लोग खड़ा हुआ तो परिवार के साथ खड़ा रहा। तब तक चाकरी हुई, चाकरी मत करा, ईमानदारी करा, अपने परिवार के मजबूत करा। यही सबसे बड़ा हमारा अपने काशीवासी से आग्रह और निवेदन है। हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला, उनसे एक बात जरूर पूछेंगे चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गए ना कोरोना की वजह से, तो उनका एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई घरे आ रहा हो, 2000, 5000, 10,000 कोई भी चिट्ठी लिखी भेजना मोदी जी की, भैया ये हमारे मोदी जी यहाँ का सांसद हुआ, आपके घर का भाई बहन बिटिया मेरे परिवार का सदस्य है, जैसे मोदी की बातें की जा रही है। देश यही तो पूछ रहा है, कहाँ है 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने थे, कहाँ है 20 करोड़ रोजगार, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, काशी भी तो स्मार्ट सिटी बननी थी, कहाँ है रुपया और डॉलर जो एक पर आना था, 58 पर रुपया दिया था प्रभु, आपने उसको पहुंचा दिया 84 पर। पूछ रहा है देश कि पेट्रोल का शतक पार क्यों कराया, पूछ रहा है देश कि किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, लेकिन इन सब सवालों का जवाब नहीं है। जवाब में बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे पाकिस्तान लटके हुए आप गए बिरयानी खाने, पठानकोट पहली बार देश की धरती पर अगर ISI को किसी ने बुलाया तो मोदी जी ने बुलाया। किस इंदिरा गांधी की बात करते हैं आप, वो इंदिरा जी जिन्होंने विश्व की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी बात करते हैं आप। आपने 20 जाबाजों की शहादत के बाद कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। और आज सुबह का डेटा है कि चाइना के साथ, चीन के साथ आपने लगातार व्यापार बढ़ाया और चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश को मूर्ख समझने की गलती मोदी जी और उनकी पार्टी कर बैठी है। ये देश अन्याय नहीं सहता है, ये देश सब कुछ सहता है, ये देश संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं सहता है। और देश को समझ में आ गया कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, आपके मूल अधिकारों का हनन करना चाहती है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है। और ये देश खड़ा हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं हमारे महासचिव जी की बात से, ये जितना चुनाव हम लड़ रहे हैं उतना ही चुनाव ये जनता लड़ रही है। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, इस चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने तय किया। हमने डट कर मुकाबला किया है, हमने तय कर लिया था। आप कहीं की भी बात कहिए, हम बेरोजगारी की, मुद्दों की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, असुरक्षित महिला की, किसान की, मजदूरों की बात करेंगे। हमने वही बात की है और वही बात हम काशी में भी कर रहे हैं। जो यूपी में आकर यूपी की अस्मिता को ललकारे, जो काशी में आकर काशी के लोगों का हक मारे, ऐसे गुजरातियों के साथ हमारी मित्रता हो सकती है, लेकिन हम अपनी अस्मिता के साथ उसको खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, हर देवी अब आपदा में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप इनको जिताइए, आपके बेटे हैं अजय राय जी, ललकार कर लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई मजबूती से हम सब लड़ेंगे, ये आपसे वादा है। आपके सवालों का स्वागत है। जैसी बारात की बारात है, क्योंकि असलियत कोरोना का वो जो है पॉजिटिव हो गया, अरे कोई कोरोना लाइव हो सकते हैं। हम लोगों का कार्यकर्ता हम नहीं गलत रही, समाज कार्यकर्ता भी निकल के काम करना। वो समय मोदी जी को भी ध्यान नहीं देना, उनके खुद कार्यकर्ता अजय शुक्ला प्रहलाद घाट कर, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, बूथ का कार्यकर्ता। और हम लोग वहाँ पता लगा कि ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, पाइप फटल रहा, और बार चिल्लात होते रहे भाई ऑक्सीजन अभी नहीं मिला, तो जबरी उसे लगा कि वो बेचारा मर गया।
और भाजपा का कोई नेता को लेकर संवेदना प्रकट करे कटाई करना चाहिए। जो ससुराल वाले बीएचयू में जाके चिल्लाहट करना, हल्ला करना, तो वो बड़ा वीडियो कर वायरल कर देना, तो कभी न कभी वो ससुराल आ रहा है कहने में लगा। हम लोगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता है कि मेरे अजय राय नहीं, जब हम मिली तो शर्म के मारे लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग मेरे बाद में दरवाजे गिरा, उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावल है। यही संवेदना हो, यही बनारस के प्रति मोदी और भाजपा का प्रेम हो, यही मैंने आप लोगों से आग्रह कर आप सब 14 टेलीकॉम ऑपरेटर से भाई बना दीजिए इस देश में, वो रेवड़ी नहीं है। गरीब की जब बात होगी तो रेवड़ी करेंगे। थोड़ी शर्म आनी चाहिए मोदी को, जो 5 किलो के राशन की भी बात कर रहे हैं, वो राशन भी आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहा है, जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया, और वही राशन का मिलने की स्कीम और मनरेगा संजीवनी साबित हुई। कोरोना में मोदी जी की अपनी कोई स्कीम नहीं थी। तो मेरा अपना मानना है कि जो दोहरा मापदंड है पिंक पेपर्स का, विशेषज्ञों का और खासतौर से बीजेपी का, कि जब गरीब के लिए कुछ हो तो पैसा कहां से आएगा? पैसा सीधी, अच्छी, ईमानदारी नियत से और भारत सरकार के बजट से आएगा। मेरा फोन ही उठा ले जाते हैं, आप बोलिए। खिलवाड़ की बात कोई नहीं कर रहा है, और मैं इस मुद्दे पर जरा 2 मिनट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा भ्रमित करने का मुद्दा है। मोदी जी ने जब 400 पार का नारा दिया ना, तो उसकी कलई उनके लोगों ने खोल दी। अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह बिहार वाले, तेलंगाना के इनके सांसद धर्मपुरी, सब लोगों ने उसकी कलई खोल दी, क्योंकि उन्होंने बोला हमें संविधान बदलना है, इसलिए ये चाहिए। ये बात लोगों तक पहुंच गई और लोगों ने कहा सब कुछ ठीक है, संविधान बदलने की इजाजत तो हम आपको नहीं देंगे, और लोगों ने छिटक कर इनके खिलाफ वोट किया और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हो गए। तो अब मोदी जी ये दूसरा पैतरा चल रहे हैं अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चाल, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आपका आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा? 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया है? कांग्रेस की किसी सरकार ने धर्म के नाम पर आरक्षण दिया है? धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में हो नहीं सकता भाई। इस देश का संविधान, ये जो सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, इसकी इजाजत नहीं देता है। ये दिखाता है कि कितना झूठे प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुने। ये दिखाता है कि मोदी जी किस कदर तक झूठ बोल सकते हैं। मोदी जी की गुजरात सरकार, जहां पर वो 12 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल में ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण मिला, मोदी जी उसकी तारीफ करते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया, उसमें से कुछ मुसलमान ओबीसी को हटा दिए। इस देश की कोई महामूर्ख ही ऐसा काम करेगा, हम ऐसा काम क्यों करेंगे? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं। ममता जी ने कहा है, वो जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उस पर उन्होंने कहा है कि मेरे पिछले लोगों के साथ अन्याय हुआ है और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक बार भी उनकी बात को गलत इंटरप्रेट मत करिए। वो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये सर्वथा गलत है, पिछड़ों के खिलाफ आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। लेकिन आपके काशी के सांसद बेलगाम और बेखौफ से झूठ बोलते हैं, वो बंद हो जाएगा। और मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ, 2 बार तो आप लोगों से कहा गया कि आप देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। इस बार तो ना उनकी सरकार बनेगी, ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना वो सांसद बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा लगता है कि मैं काशी के भावी सांसद के बगल में बैठी हूँ। तो अपना वोट बर्बाद मत करिएगा, अपना वोट जीतती हुई पार्टी को, जीतते हुए गठबंधन को, अपने भाई और अपने बेटे को दीजिएगा। हर जगह जहां पर बीजेपी अपना गढ़ बताती थी, वहीं पर मतदान कम हो रहा है। आपको पता है क्यों कम हो रहा है? ये मुख्य धारा का मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसलिए कम हो रहा है क्योंकि घमंड का अंत तो खुद आरएसएस कर रहा है। उन्होंने बोल दिया हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो जहां जहां वो स्ट्रॉन्ग है वहीं पर मतदान कम हो रहा है, जहां पर हम स्ट्रॉन्ग है डंके की चोट पर मतदान हो रहा है। अब ये हम कैसे ज्योतिष थोड़ी बताएं।